Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to discuss about a topic, Hall effect. This topic is very important as well as very interesting. Okay, so before start this topic, let us discuss some important point which is related with this one. The first one, it is what is the effect of electric field on a charged particle? What is the effect of magnetic field on a charged particle? इन दो पॉइंट्स को पहले हम कंसेप्चुअली डिस्कस करते हैं, उसके बाद इन दो पॉइंट्स के हेल्प से हम हॉल इफेक्ट को समझेंगे अच्छी तरह से क्या होता है हॉल इफेक्ट. ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल. ओके, सो लेट अस इमेजिन दैट this is a positive plate, this one is a negative plate. This plate, it is connected to the negative terminal of the battery, so therefore negative charges arises here. Okay, this is the negative plate. Similarly, this plate is connected to the positive terminal of the battery. Okay, so therefore here positive charges arises on this plate. Let us imagine like this one. Now when we apply a proper potential difference between these two plates, when we apply a voltage, that is the potential difference across these two plates, then the electric field, it is set up in this space. ये जो भी दो प्लेट्स मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, ओके, ऊपर का प्लेट पॉजिटिव है, नीचे का प्लेट ये नेगेटिव है. दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. अब इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, ओके, जो भी स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा. ओके, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E. And that direction of that electric field, it is from positive plate to the negative plate. Okay, अगर हम जो भी वोल्टेज इन दोनों के बीच में दे रहे हैं, दो प्लेट्स के बीच में, उन वोल्टेजेस की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट. Okay, so that electric field, it is represented by capital E. No doubt it is a vector quantity. It has a magnitude as well as direction. Okay, अब ऐसे स्पेस में जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, ऐसे स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं वहाँ पे, ओके, सो जो भी इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे रख रहे हैं, दैट इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, सो दैट चार्ज इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम. चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम. ओके, वो माइनस में होता है चार्ज. ओके, सो यहाँ पे जैसे मैं इस स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, अगर एक इलेक्ट्रॉन को रख देता हूँ तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेलरेट होगा, उस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा. ओके, सबसे पहले देखते हैं हम, ये जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, दिस इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, दिस प्लेट कैरी पॉजिटिव चार्ज. ओके, तो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, देयर शुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वहाँ पे क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन और ये जो भी नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होना चाहिए. सो ये प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो भी प्लेट है इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है. ओके, सो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइमल्टेनियसली फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की वजह से और नेगेटिव प्लेट की वजह से. तो देयरफॉर टोटल जो भी फोर्स एक्ट होता है, उस फोर्स के कारण द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है और उस फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन होगा. सिंपल सा फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ के हिसाब से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, अगर फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन होगा. व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पहले 0 था, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ओके, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग बिकॉज इट इज एक्सेलरेटिंग, बिकॉज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन फोर्स इज एक्टिंग.
ओके उस फोर्स के कारण उसका एक्सेलरेशन हो रहा है. अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो डेफिनेटली दिस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट. ओके अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, वो जो भी फोर्स है दैट फोर्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, it is represented by F suffix E. It is equals to minus E into capital E. अब इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छी तरह से समझिएगा. Okay, this is nothing but the force acting due to the electric field, which is equals to minus of E into capital E. What is the capital E? It is the electric field. What is the direction of electric field? From positive plate to negative plate. Okay, so electric field का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट किसका डायरेक्शन है? फोर्स का. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह पे अगर हम प्रोटॉन लेते हैं, मान के चलिए पॉजिटिव चार्ज लेते हैं. ओके सो यहाँ पे क्या आता है? ये पॉजिटिव आता है. दिस इज द चार्ज ऑन दैट पार्टिकल. तो एफ ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस ई इन स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो भी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन फोर्स का होगा. अगर यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ दिस वन अगर पॉजिटिव चार्ज हम ट्रीट करते, अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाना चाहिए? टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. ओके सो जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का है वही डायरेक्शन फोर्स का है. अब मुझे इसमें इतना बताना है आपको कि यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इक्वल टू द चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. ओके अब जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे थे उस इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ पे रख दिया था? ओके स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स जहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है. अब थोड़ा इमेजिन कीजिए अगर हमने उसको वहाँ पे नहीं रखते. ओके पहले इलेक्ट्रॉन जो भी रखा था हमने मीन्स जस्ट वी प्लेस इट. सो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0 था. ओके अब थोड़ा सोचिए कि एक वही इलेक्ट्रॉन ओके ऐसे बाहर से मूव होते आ रहा है. ओके सो दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी v. तो अब यहाँ पे हम 3 रीजन कंसिडर करते हैं. दिस इज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि इस रीजन में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है. जो भी इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके this is the second region, okay, in which the electric field is already set up, and this is the third region, there is no electric field in this region. Okay, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, पहले जो भी केस हमने कंसिडर किया था उसमें इलेक्ट्रॉन कैसा था? एक जगह पे स्टेबल था. और जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. ओके अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है. सिचुएशन कैसा है यहाँ पे देखिएगा. यहाँ पे सिचुएशन को ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन अब मोशन में है और वो मूव हो रहा है. ओके जब वो मूव हो रहा है तो पहले वो इस रीजन में है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो फोर्स कुछ एक्ट होगा क्या? नहीं होगा. अगर फोर्स एक्ट नहीं होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगा क्या? नहीं होगा. ओके जितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसी वेलोसिटी से वो मूव होते रहेगा. ओके सो इलेक्ट्रॉन उसके खुद के वेलोसिटी के कारण ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ओके अगर उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी है, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तो न्यूटन का ये कहना है कि वो इलेक्ट्रॉन उतने ही वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव होते रहेगा. ओके सो अपने हिसाब से वो आ रहा है. ओके लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर कर रहा है जिस रीजन में ऑलरेडी क्या डेवलप हो चुका है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके अब क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस फील्ड में आएगा, इस रीजन में आएगा, तो इस रीजन में ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कंटिन्यूअसली फोर्स एक्ट होते रहेगा. और फोर्स एक्ट होने का फॉर्मूला कौन सा है? दिस इज नथिंग बट दैट फॉर्मूला. फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ये अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो माइनस चार्ज आएगा, माइनस ऑफ ई इंटू कैपिटल ई. अब इस फोर्स के हिसाब से ओके इलेक्ट्रिक फील्ड है, पार्टिकल को चार्ज भी है.
ओके लेकिन पार्टिकल कैसा है, मोशन में है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब देखिए फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि ये माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि फोर्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। तो इस हिसाब से जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैसे, यहाँ पे जैसे एंटर करेगा तो फोर्स एक्ट होना चालू होगा, लेकिन उसकी खुद की वेलोसिटी है, वेलोसिटी से मूव होते भी रहेगा, मूव भी हो रहा है, फोर्स भी एक्ट हो रहा है, तो उसकी वेलोसिटी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। दैट इलेक्ट्रॉन इट इज शिफ्टेड लाइक दिस वन, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इन दिस डायरेक्शन। ओके सो जैसे जैसे फोर्स एक्ट हो रहा है थोड़ा इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग वहाँ पे ऊपर हो रहा है। सो दिस शिफ्टिंग इज टेक्स प्लेस लाइक दिस वन माइनर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके ऊपर ऊपर शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स तो एक्ट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन पे, पर उसकी वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव होगा और थोड़ा थोड़ा ऊपर भी शिफ्ट होगा। ओके सो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट हुआ था और उस फोर्स के कारण दैट इलेक्ट्रॉन इज समवट ड्रिफ्टेड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद होगा। ओके दैट इलेक्ट्रॉन इज समवट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ओके अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस जगह पे इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब इलेक्ट्रॉन को खुद की वेलोसिटी है, अब उसकी वेलोसिटी पहले यहाँ पे इस डायरेक्शन में था, लेकिन इस फील्ड के कारण उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा था। अब जो भी इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी यहाँ पे आ चुकी है। अब मुझे बताइए जैसे इलेक्ट्रॉन इस रीजन को लीव करेगा, इस रीजन को छोड़ देगा, ओके बाद में इस रीजन में एंटर करेगा, क्या इस रीजन में उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है? द आंसर इज दैट नो, कोई भी फोर्स वहां पे एक्ट नहीं हो रहा है। सो इसका मतलब है जो भी वेलोसिटी यहाँ पे उसको मिल चुकी है उतने वेलोसिटी वो सीधा चला जाएगा, उतने वेलोसिटी से वो सीधा चला जाएगा। ओके जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं होता उधर तब तक वो उतने वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन से कंटिन्यू मूव होना चाहिए। ओके क्योंकि आप देख रहे हो कि इस रीजन में उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो चुका था। ओके डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है लाइक दिस वन। ओके तो यहाँ पे डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रहा था? ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके ये था डिस्कशन अबाउट द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ स्टेबल चार्ज पार्टिकल, ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। ओके ये तो सबको पता होगा, होना ही चाहिए, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखते नाउ लेट अस इमेजिन दैट सेम थिंग वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ magnetic field, effect of magnetic field. Now let us imagine that this one is a north pole, this one is the south pole, this one is the north pole, this one is the south pole. Okay दो पोल्स हम कंसिडर कर रहे हैं, ये साउथ नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि दो पोल के बीच में, ये दो पोल्स के बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। उस दो प्लेट के बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे कहाँ होना चाहिए? इट इज़ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ओके सो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके एंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल बी। ओके अब हमें डिस्कस करना है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेबल चार्ज। ओके अगर यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहा हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हमने इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को रख दिया विथ इनिशियल वेलोसिटी 0, ओके उस वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को हमने वहाँ पे रख दिया जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था। तो अब इन दो पोल के बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉन को रख दिया हमने। अब वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? टुवर्ड्स द साउथ पोल या टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल? तीन पॉसिबिलिटीज है। ओके एक इलेक्ट्रॉन साउथ पोल की तरफ जाएगा,
दूसरा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, और तीसरा पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट होता ही नहीं है। तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, क्या आंसर होना चाहिए? तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा दैट, अभी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव होगा। ओके, वो भी हम देख लेते हैं। सो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सो फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू माइनस ई, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। Okay, so this is nothing but the force due to the magnetic field. It is equals to minus E into V cross B. अब ये इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से ओके, इस फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स वहां पे एक्ट होगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब मैं पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया वहां पे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट फोर्स इज एक्टिंग विद द अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, वेदर इट इज मूविंग टुवर्ड्स द साउथ, वेदर इट इज अ स्टेबल। ओके, इट इज स्टेबल, वो स्टेबल रहेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा। सो आंसर इज दैट इट इज स्टेबल। उसके ऊपर इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, यहां पे देखिए, फोर्स जो भी एक्ट होता है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू v क्रॉस b। v इज नथिंग बट द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड b इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, वट एवर द अरेंजेस बिटवीन दिस टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के या दो पोल्स के बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नथिंग बट द b। अब हमने अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दिया तो उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो होता है तो यहाँ पे माइनस ई इंटू जीरो क्रॉस बी। ओके, सो ये वैल्यू हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू ई इट इज इक्वल टू जीरो। यानी फोर्स की वैल्यू, फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन इट बिकम अ जीरो। कितना आया, जीरो। इसका मतलब है फोर्स कुछ एक्ट हो रहा है कि उसके ऊपर नहीं। क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या वहां पे चार्ज रख दिया आपने? यस, रख दिया हमने चार्ज। चार्ज के ऊपर सॉरी उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज है कि नहीं है? चार्ज भी है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जीरो होने के कारण, वेलोसिटी जीरो होने के कारण वहां पे वो इलेक्ट्रॉन जो भी है उसके ऊपर फोर्स कितना एक्ट हो रहा है, जीरो एक्ट हो रहा है। यानी फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉन इट इज ऑलवेज जीरो, ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट केस, उसके बाद हमें डिस्कस करना है हॉल इफेक्ट। ओके, सो लास्ट ऐसा सोच के चलिए कि वही तीन रीजन है। दिस इज द फर्स्ट रीजन इन विच देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द सेकंड रीजन इन विच देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दिस इज द रीजन इन विच देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इन दिस केस लेट अस इमेजिन दैट वन इलेक्ट्रॉन, okay, having the charge of minus e, it is moving with some velocity v in this direction. okay, ये जो भी डायरेक्शन है ऐसा सोच के चलिए, दिस इज अ एक्स एक्सिस। कौन सा डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस है। ओके, अब जैसे ही वो यहाँ तक आएगा तो डेफिनेटली यहाँ तक उसके ऊपर कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बी की वैल्यू जीरो है। ओके, इलेक्ट्रॉन मूव होते आ रहा है विद द वेलोसिटी v, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। ओके, और जो भी फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से पता है, इट इज इक्वल टू एफ सफिक्स बी इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। ओके, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि v इज अ वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, b इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये दो वेक्टर्स है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दो वेक्टर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट है, दैट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, वहां पे दो वेक्टर्स का कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, अब इस रीजन में वेलोसिटी नहीं है, सॉरी वेलोसिटी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा, जीरो होगा तो फोर्स की वैल्यू जीरो होगा। ओके, इस रीजन में फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है उस मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन की जो भी वेलोसिटी था उतने वेलोसिटी से वो बढ़िया घूमते रहेगा, उतनी वेलोसिटी से वो आगे प्रोसीड हो रहा है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर कर रहा है, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करेगा, क्या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है? द आंसर इज दैट यस, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है कि नहीं है, वेलोसिटी भी है, यानी जैसे वो इस रीजन में एंटर करेगा उस इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी है और वहां पे उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो डेफिनेटली यहां पे कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्ट होगा, फोर्स 100% एक्ट होगा। अब जो भी फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है, जो भी फोर्स वहां पे एक्ट हो रहा है, उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए। ओके, दिस इज माय क्वेश्चन। So first option is it is moving towards the south. Second option is it is moving towards the north. Third option is there is no effect. And fourth option is something different than north or south direction. Okay, इन दोनों से कुछ अलग डायरेक्शन में वो अफेक्ट होगा, उसका मोशन होगा। तो what do you expect? पॉज कीजिए वीडियो को और सोचिए, थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा ये दीजिए, जोर डालिए और सोचिए क्या हो सकता है आंसर। मैं आपके सामने फॉर्मूला बता चुका हूं। ओके, आपको ये भी बता रहा हूं कि यहाँ पे 100% इफेक्ट होगा, यानी थर्ड ऑप्शन अपना गलत है। थर्ड ऑप्शन यानी इफेक्ट नहीं होगा, वो नहीं छोड़ सकता है। एक तो इलेक्ट्रॉन जो भी है इट इज मूविंग, स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन और स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन, या इन दोनों के अलावा और कुछ हो सकता है। तो यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या होता है। ओके, इसको समझने के लिए और एक हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। आपको ने वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ा होगा। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट की स्टडी किया होगा आपने। वेक्टर प्रोडक्ट में वेक्टर सी इट इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। मान के चलिए कि दो वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीसरा वेक्टर आ रहा है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीसरा वेक्टर आ रहा है। ओके, तो आपने जब वेक्टर्स को पढ़ा था अच्छी तरह से, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे जो लिंक आपको दिख रहा है वहां पे उस चैप्टर को, सॉरी उस वेक्टर्स की सीरीज को आप देख सकते हो अच्छी तरह से, पूरे आपके वेक्टर्स के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी सी ऑप्शन है, सॉरी सी वेक्टर है, इस सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। दिस अकॉर्डिंग टू वेक्टर प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों एक ही है। सो डायरेक्शन ऑफ दिस सी, ओके, सी वेक्टर का जो भी डायरेक्शन होगा इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ए, यानी ए वेक्टर को वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, एज वेल एज दिस सी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी। यानी ये जो भी वेक्टर है, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर है जिसको हम कहेंगे, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो भी वेक्टर हमें मिल रहा है दैट वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यानी ए को भी परपेंडिकुलर ये होना चाहिए और बी को भी परपेंडिकुलर ये होना चाहिए। अब इसके हिसाब से ओके, और इसको मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर मैं यहां पे कंसीडर कर रहा हूं दिस इज द ए वेक्टर एंड दिस वन इज द बी वेक्टर। ओके, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ऐसा मुझे बताइए कि कौन सा डायरेक्शन होगा कि उस डायरेक्शन में सी जो वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू ए, इट इज परपेंडिकुलर टू बी। तो ऑप्शन है, एक तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है बिकॉज दिस वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, दिस वेक्टर इट इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ये ए को भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पे बी को भी परपेंडिकुलर है। ओके, एक तो ये हो सकता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, या सेम इसी लाइन में इनवर्ड डायरेक्शन में वो वेक्टर हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा राइट हैंड रूल। ओके, राइट हैंड रूल जो भी है अकॉर्डिंग टू हिम, इफ दिस इज द ए वेक्टर, इफ दिस इज द बी वेक्टर, okay, so this gives the direction of that one. So ये जो भी है thumb represent कर रहा है, it is perpendicular to A, it is perpendicular to B. Okay, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, A क्रॉस B है तो आउटवर्ड डायरेक्शन लीजिए, अगर B क्रॉस A है, B क्रॉस A है तो वो डायरेक्शन इनवर्ड आएगा, वो क्लॉकवाइज होगा, वो इनवर्ड आएगा। ओके, सो मुझे बताइए यहाँ पे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल या क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं। इतना याद रखिएगा, अगर पार्टिकल वेक्टर प्रोडक्ट हम जो कर रहे हैं इट इज ए क्रॉस बी, सबसे पहले ए आ रहा है और बाद में बी आ रहा है, तो ए क्रॉस बी, तो उस वक्त जो भी इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होगा दैट रिजल्टेंट इज आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, परपेंडिकुलर टू ए नो डाउट, परपेंडिकुलर टू बी बट इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन।
अगर B क्रॉस A लेते हो, सिचुएशन यही है, दो वेक्टर से ऐसे ही है, अगर B क्रॉस A लेते हो तो उस B क्रॉस A में जो भी वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, सो वो इनवर्ड होगा अलॉन्ग द सेम लाइन बट डायरेक्शन अपोजिट। ओके, सो हमें यहाँ से इतना सीखने को मिला कि C जो भी है, ओके, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू क्रॉस प्रोडक्ट, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू A, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू B। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये जो स्केलर क्वांटिटी इसको भूल जाइए, माइनस ऑफ E। ओके, थोड़ी देर के लिए माइनस ऑफ E नहीं है ऐसा सोच के चलिए। सो दिस एफ ऑफ B दैट इज द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल्स टू V क्रॉस B, इट इज इक्वल्स टू V क्रॉस B। सो दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू V, अरे वेलोसिटी को कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू B, यानी ये फोर्स किसको परपेंडिकुलर होना चाहिए, B को भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर ये फोर्स V को भी परपेंडिकुलर है और ये फोर्स B को भी परपेंडिकुलर है तो इसके बेसिस पे आपको ये मिलेगा कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है। अब थोड़ा सोचिए यहाँ पे। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, हम यहाँ पे तीन डायरेक्शन मान के चलते हैं। सो दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, दिस वन इज द जेड एक्सिस। ओके, सो ये जो भी है ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है उस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा है, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस। ओके, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अलोंग वाई एक्सिस। ओके, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है, सॉरी ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन दोनों डायरेक्शन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B। ओके, अब हमें क्या लेना है, इट इज अ V क्रॉस B, जैसे कि यहाँ पे लिया था हमने। सो B क्रॉस A, B क्रॉस A, सॉरी A क्रॉस B हमने लिया था। तो A क्रॉस B क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, यहाँ पे अब देना क्या लेना है, देखिए V वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट इज द V क्रॉस B। ये क्लॉकवाइज हो रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। ओके, अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, इट शुड बी एक्टिंग अलोंग द J डायरेक्शन बट इनवर्ड। ओके, वो J डायरेक्शन में होना चाहिए यानी इनवर्ड। ओके, इतना तो याद होगा, इतना तो समझ में आया होगा कि जो भी फोर्स एक्ट होता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज इक्वल टू V क्रॉस B। V इज अ वेलोसिटी। अब इन दोनों के कारण यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे जो भी फोर्स हमें दिख रहा है वो फोर्स कैसे एक्ट हो रहा है यहाँ पे देखिएगा, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ओके, वो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों डायरेक्शन को कौन सा परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, द आंसर इज दैट ये वाला डायरेक्शन। ओके, सो ये जो भी डायरेक्शन दिख रहा है आपको, दिस इज अलोंग द जेड एक्सिस, इनवर्ड। तो इनवर्ड जेड एक्सिस की तरफ ये फोर्स एक्ट होना चाहिए। लेकिन फार्मूले में माइनस ऑफ E आ रहा है। अब ये माइनस साइन जब आ रहा है तो इन दोनों के बेसिस पे जो भी डायरेक्शन आया उसका इन्वर्ट होगा। ओके, तो ये डायरेक्शन कौन सा होना चाहिए, आउटवर्ड होना चाहिए। तो अब फाइनल में आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा ऑलरेडी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होगा। द आंसर इज दैट, अगर यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। ओके, दोनों के बीच में जो भी स्पेस है, दैट स्पेस इज नथिंग बट द, उस स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ओके, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पहले स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंटर करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में एंटर कर रहा है, तो इसके जो भी फोर्स अभी एक्ट हो रहा था उसके हिसाब से दैट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ना तो वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, ना तो वो साउथ पोल की तरफ जा रहा है। वो इलेक्ट्रॉन उन दोनों के बीच में रहेगा लेकिन इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी वो आउटवर्ड इस बोर्ड के बाहर आ रहा है। ओके, इस बोर्ड के बाहर आ रहा है। अगर हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, सो दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट सर्कुलेटिंग, दैट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट सर्कुलेटिंग। ओके, सो इतना याद रखिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मान के चलिए इसको 3 डायमेंशन में, दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। तो ये जो भी इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस वन, और जैसे वो एंटर करेगा थोड़ा थोड़ा वो बाहर आ रहा है लाइक दिस वन, बाहर आएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकल गया तो इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रेट लाइन में मूव होगा, यानी
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, न तो साउथ की तरफ जा रहा है, न तो वो स्ट्रेट लाइन जा रहा है। स्ट्रेट लाइन कब जाता है? जब फोर्स के इफेक्ट ही नहीं होता है, लेकिन वो बाहर आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। और ये सोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अभी स्टडी करना है हॉल इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो भी हमने देखा। अब हमें डिस्कस करना है हॉल इफेक्ट। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और ऑल्सो आई टोल्ड यू इट इज अ conceptual as well as important point, exam point of view. Okay, now let us discuss about the Hall effect. What is the definition of Hall effect? Exactly Hall effect है क्या? एडविन एच हॉल करके एक साइंटिस्ट थे, इन 1879 उन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया। ओके, ये हॉल इफेक्ट का कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या कंसेप्ट है वो हम देखते हैं। सो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले कुछ बेसिक यहाँ पे इमेजिनेशन हम करते हैं। लेट अस इमेजिन दैट ये जो भी है दिस वन इज अ ओरिजिन, ओके, और ये एक स्पेसमैन है। ये जो भी स्पेसमैन हम कंसिडर कर रहे हैं, इट मे बी द कंडक्टर, इट मे बी द सेमी कंडक्टर, वो कंडक्टर भी हो सकता है या सेमी कंडक्टर भी हो सकता है। ओके, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि ये सेमी कंडक्टर है और स्पेशली एन टाइप सेमी कंडक्टर है, एन टाइप सेमी कंडक्टर है। ओके, सो एन टाइप सेमी कंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं वो आपको पता है। द इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इनसाइड द एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, जब हम लो टेम्परेचर पे की बात करते हैं तो उसमें जो भी चार्जेस अवेलेबल होते हैं दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ओके, सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट दिस इज द एन टाइप सेमी कंडक्टर। ओके, सो एन टाइप सेमी कंडक्टर आप जो भी कंसिडर कर रहे हैं इस शेप में कंसिडर कर रहे हैं। सो दिस वन, ओके, कॉर्नर ये जो भी है उस स्पेसमैन का, लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ ओरिजिन, दिस वन इट इज अ एक्स एक्सिस, ओके, दिस वन इट इज अ जेड एक्सिस, और ये जो भी है लेट अस इमेजिन दैट दिस वन इज अ वाई एक्सिस। ओके, सो इस कॉर्नर को हमने ओरिजिन कंसिडर कर दिया, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ओके, सो यहाँ पे लेट अस इमेजिन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग जेड एक्सिस। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इट इज अलोंग द जेड एक्सिस, वो अप्लाई हो रहा है। ओके, सो अलोंग दिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके, टुवर्ड्स द पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, उस स्पेसमैन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो थोड़ा सोचिए, हमने जो भी अभी तक डिस्कस किया था वहाँ पे अभी कंसेप्चुअली यहाँ पे सोचना है हमें। ओके, लेट अस इमेजिन दैट अगेन थ्रू दिस कंडक्टर, ओके, थ्रू दिस सेमी कंडक्टर द करंट इज फ्लोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ओके, सो करंट जो भी है इट इज फ्लोइंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। सो करंट एक्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है लाइक दिस वन, along x direction में current flow रहा है। so current it is represented by I, so it is flowing in this direction। okay, अब current अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इस स्पेसमैन में जो भी चार्जेस होंगे दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स जो भी है इसमें दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस बिकॉज करंट इज फ्लोइंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे अभी तक हमने एक कंडक्टर कंसिडर सेमी कंडक्टर कंसिडर किया है। ओके, सेमी कंडक्टर में जो भी सेमी कंडक्टर यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं उस सेमी कंडक्टर को हमने अलॉन्ग जेड एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उस सेमी कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है और उस सेमी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। ओके, इन दो पैरामीटर्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, अब थोड़ा सोचिए कि ये जो भी सरफेस दिख रहा है आपको दिस वन और इसके बैक वाला सरफेस, तो वो नॉर्थ पोल इमेजिन कीजिए, ये वाला सरफेस। ओके, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके देता हूँ आपको दिस वन, ये जो भी सरफेस है दिस वन इट इज नॉर्थ पोल, और ये जो भी सरफेस है दिस वन लेट अस इमेजिन दैट इट इज द साउथ पोल। तो पीछे का सरफेस नॉर्थ पोल है, दिस सरफेस इज द साउथ पोल। अब दो पोल्स के बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है सो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग फ्रॉम बैक सरफेस टू द फ्रंट सरफेस अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड एक्सिस।
ओके इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे करंट अगर फ्लो हो रहा है इसमें से, तो डेफिनेटली जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स एक्ट होता है, दैट फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, जैसे हमने अभी थोड़ी देर बाद पहले डिस्कस किया था, माइनस ऑफ ई इंटू वी क्रॉस बी। Now, especially in this case, the electrons, due to the flow of current, electrons are moving. Electrons move हो रहे हैं ऐसे. Okay? So, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे तो हर इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी होगा, और इनसाइड द सेमीकंडक्टर जो भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होता है, okay, that is called as a drift velocity. So, therefore, this velocity it is represented by drift velocity. It is the v suffix d cross मैग्नेटिक फील्ड इनटू ई, दिस इज चार्ज ऑन। सो ये इतना फोर्स हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट हो रहा है उस स्पेसिमेन के अंदर। ऐसे बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, मैं कुछ 3-4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे। ओके जो भी हम सेमीकंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, मैं रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं अलॉन्ग द जेड एक्सिस, ये सामने वाला सरफेस है साउथ पोल, पीछे वाला सरफेस है नॉर्थ पोल, और उन दोनों सरफेसेस के बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है, और उस सेमीकंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन जो भी फ्लो होंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जो भी स्पेसिमेन है, उस स्पेसिमेन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, हर इलेक्ट्रॉन को एक वेलोसिटी रहेगा, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, और हर पार्टिकल के ऊपर चार्ज है। सो हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्ट होगा। जस्ट सोचिए वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए, द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दैट अकॉर्डिंग टू दैट दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट फोर्स इट इज एक्टिंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव हो रहे हैं, ओके क्योंकि इस ऑप्शन से करंट फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो इस डायरेक्शन में फ्लो होते रहेंगे। अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, और वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। ओके सो उस फोर्स के कारण दिस इलेक्ट्रॉन्स दे आर जस्ट मूविंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके सो उस फोर्स के मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, इस फोर्स के कारण हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं। ओके सो दिस इलेक्ट्रॉन्स, जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दैट इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एक्यूमुलेट, ओके वो जमा हो रहे, स्टार्ट एक्यूमुलेट ऑन द लोअर सरफेस। अब इलेक्ट्रॉन्स करंट मोशन में है, करंट तो फ्लो हो ही रहा है, इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का सेपरेशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है इस रीजन में। ओके सो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव होंगे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ऐसे मूव होंगे, नो डाउट, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे बढ़ रहा है? लोअर सरफेस पे बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? लोअर सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजेस एट द लोअर सरफेस। सो ड्यू टू दिस व्हाट हैपन, डेफिनेटली पूरे क्रिस्टल में पहले इलेक्ट्रॉन्स थे, अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे, तो ऊपर जो भी क्रिएट होगा, वी कैन से दैट पॉजिटिव आयंस, या वी कैन से दैट पॉजिटिव आयंस वहाँ पे होते हैं। अगर आपने सेमीकंडक्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो, इसलिए मैं कंसेप्चुअली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे आ रहे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स आर द फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रॉन्स अगर नीचे आ रहे, तो यहाँ पे पूरा क्या सेटअप होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा। ओके और ऊपर ऑटोमेटिकली कौन सा चार्ज डेवलप होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। नीचे नेगेटिव चार्ज डेवलप होना चाहिए। ओके तो प्रोसेस तो चल ही रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे रुक गए, प्रोसेस चल रहा है। ओके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे, लेकिन नीचे अब एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन्स ऊपर अब डेफिशिएंट है, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, नीचे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ओके जैसे हमने बैक साइड सरफेस और फ्रंट साइड सरफेस डिस्कस किया था, बैक साइड इज अ नॉर्थ पोल, फ्रंट साइड इज अ साउथ पोल। उसी तरह अब आपको ये सरफेस इमेजिन करना है, टॉप वाला और ये बॉटम वाला। अब बॉटम सरफेस पे अगर आप देख रहे हो तो पूरे नेगेटिव चार्जेस है इलेक्ट्रॉन्स, और टॉप सरफेस पे पूरे पॉजिटिव चार्जेस है, होल्स, जिनको होल्स नहीं बोलेंगे आप, आयंस के कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो। ओके अब इस
ये जो भी सरफेस है दिस बिकम पॉजिटिव चार्ज, दिस सरफेस बिकम अ नेगेटिव चार्ज, तो डेफिनेटली यहाँ पे ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज सरफेस एंड नेगेटिव चार्ज सरफेस इन बिटवीन दिस टू सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, ओके, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्रिएट होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे ई सफिक्स एच, ई सफिक्स एच, ओके। फिलहाल की कंडीशन में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने का है, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये जो भी सरफेस है ये नेगेटिव सरफेस है, पॉजिटिव सरफेस है, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है और इन दोनों सरफेसेस के बीच में एक वोल्टेज डेवलप हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल बिटवीन दीज टू सरफेसेस देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहेंगे, और इस वोल्टेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है। लेट अस इमेजिन दैट स्मॉल डी इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस और विड्थ ऑफ दैट स्पेसमैन, okay, so this is the electric field, this is the voltage developed, this is the electric field developed and this is the distance between the two surfaces। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आता है, that relation is equals to E is equals to V upon D, okay। ये जो भी V यहाँ पे कंसिडर करें this is nothing but the voltage, this is the electric field and this is the distance between the two surfaces, okay। अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, जो भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे थे, ओके, जो भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे थे, सो ये इलेक्ट्रॉन्स नीचे किसके वजह से आ रहे हैं? ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बाकी की जो आना चाहेंगे नीचे आना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा सरफेस प्रोड्यूस हो चुका है? नेगेटिव सरफेस। ये नेगेटिव सरफेस इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपोज करेगा, ओके। तो मुझे ये कहना है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्ट होना स्टार्ट होगा, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इक्वल्स टू माइनस ए इंटू ई बी, सॉरी माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होता है? हमने देखा है जी इसी वीडियो में, इट इज फ्रॉम पॉजिटिव सरफेस टू नेगेटिव सरफेस, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी सेटअप हो रहा है इसका डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पे जो भी फोर्स एक्ट होगा अपोजिट टू दिस वन होगा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी आने वाले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नेटिक फील्ड के कारण नीचे जो भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो फोर्स कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए बेचारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको नीचे धकेल रहा है, और सॉरी एक फोर्स उसको नीचे धकेल रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, और दूसरा फोर्स उसको ऊपर ला रहा है। नीचे कौन लेके जा रहा है उसको? मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स क्रिएट हो रहा है वो। ऊपर कौन ला रहा है उसको? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा वो देखिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स क्रिएट होगा इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस के ऊपर बढ़ रहा है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो तो डेफिनेटली वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो ई बढ़ेगा, ई बढ़ेगा तो और एफ ऑफ ई बढ़ेगा। तो ये जब हो रहा है ये कब तक चलते रहेगा? तब तक चलते रहेगा जब तक एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ई इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं होता, तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा। जिस वक्त जो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 एक्ट होगा, वो पार्टिकल सीधा चला जाएगा। बात आ रही पकड़ में? जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होना चाहिए उतना ही अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन एज इट इज चले जाएगा, ओके। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन तो एक्यूमुलेट हो चुके हैं, उनकी वजह से जो भी फील्ड डेवलप हो रहा है ये फील्ड बाकी इलेक्ट्रॉन को नीचे आने के लिए अपोज कर रहा है, ओके। सो यहाँ पे बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाद में कुछ देर बाद, तो उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 एक्ट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होते रहेंगे, ओके। ये कब पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब एफ सफिक्स बी इट इज इक्वल्स टू एफ सफिक्स ई, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी प्रोड्यूस हो रहा है इस कंडीशन में आने के लिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलेंगे ई सफिक्स एच। दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल फील्ड, हॉल फील्ड। साइंटिस्ट का नाम है हॉल,
ओके, सो ये जो भी वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड एज हॉल वोल्टेज. Okay, this is the distance between these two surfaces. So इन दोनों में एक रिलेशन आता है, that is equals to E suffix H, it is equals to V suffix H upon D. Okay, so सब्स्टिट्यूट करते हैं सभी वैल्यूज यहाँ पे. F of B की वैल्यू कितना होगा, it is equals to माइनस ऑफ E V D क्रॉस B इज इक्वल्स टू F of E की वैल्यू फाइनल कितना है, माइनस E इंटू E सफिक्स B, सॉरी E सफिक्स H, हॉल फील्ड E सफिक्स H. ओके, दिस इज ओके. क्या क्या कैंसिल होगा देखिए, दिस माइनस E गेट कैंसिल, माइनस E गेट कैंसिल. ओके, सो अब यहाँ पे V D क्रॉस B है, फिर से वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट है. ओके, तो यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर देखते हो आप, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, टुवर्ड्स द जेड एक्सिस. ओके, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया और ये जेड एक्सिस हो गया. ओके, ये जेड एक्सिस हो गया आपकी तरफ. ओके, तो इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, इन दोनों में एंगल बनेगा 90 डिग्री. कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री. तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ओके, तो यहाँ पे वी डी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है, वी सफिक्स डी, इसका मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा. ओके, व्हाट इज द थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो एंगल कितना है, 90 डिग्री है. तो साइन ऑफ 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू ई, ओके, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ई एच. ओके, सो यहाँ पे साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, सो देयरफॉर वी डी बी इज इक्वल्स टू ई एच. ओके, सो ये इक्वेशन हमें मिला है. सो वेयर ई एच दैट इज द हॉल फील्ड, ओके, हॉल फील्ड, इट इज इक्वल्स टू बी इंटू वी डी. व्हाट इज द वी डी, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. व्हाट इज द बी, इट इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज द ई एच, इट इज द हॉल फील्ड. ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला 2 लेक्चर पहले हमारा हो चुका है. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला लेने से बेटर है कि आप यहाँ पे करंट डेंसिटी का फार्मूला हमारा हो चुका है. सो करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन ई, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन ई इंटू वी सफिक्स डी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फार्मूला, वी सफिक्स डी इट इज इक्वल्स टू J upon NE, J upon NE. Okay, substitute the value of drift velocity in this equation, we get EH is equals to, EH is equals to VD into B है, तो VD का फॉर्मूला क्या बनेगा, J upon NE, J upon NE into B. Okay, थोड़ा यहाँ पे देखिए, what is the J, it is the current density. हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया था. व्हाट इज द एन, इट इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. ओके, सो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे. सो 1 अपॉन एन ई इज इक्वल्स टू, 1 अपॉन एन ई इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, सो ई एच अपॉन जे बी. ओके, सो 1 अपॉन एन ई इज इक्वल्स टू ई एच अपॉन जे बी. ओके, सो ये जो भी यहाँ पे लिख चुका हूँ मैं, सो 1 अपॉन एन ई, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, ओके, हॉल कोएफिशिएंट, सॉरी, हॉल कोएफिशिएंट. सो 1 अपॉन एन ई को हम कहेंगे हॉल कोएफिशिएंट, और ये हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू कितना होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं. सो 1 अपॉन एन ई इज कॉल्ड एज एन हॉल कोएफिशिएंट. 1 अपॉन डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज एन हॉल कोएफिशिएंट, एंड दिस हॉल कोएफिशिएंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर सफिक्स एच. It is equals to 1 upon NE. Okay, so this E is a charge and N is a density of electrons. So this is a Hall coefficient. So Hall coefficient, यहाँ पे Hall coefficient, okay, Hall coefficient is equals to RH. Okay, it is represented by RH. Therefore, R suffix H is equals to R suffix H. Sorry, R suffix H is equals to EH upon JB. EH upon JB. Okay, what is the J? Current density. What is the current density? It is the current
पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर पर यूनिट एरिया। ओके, अब यहाँ पे करंट जो भी फ्लो हो रहा है उसका सरफेस देखिए कौन से सरफेस में से फ्लो हो रहा है, पर यूनिट सरफेस अगर लेते हो, सो दिस इज दैट सरफेस। ओके, तो इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी आएगा, लेट अस इमेजिन दैट दैट क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ ए। ओके, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, सो ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज अ डी। ओके, दो सरफेसेस के बीच में का डिस्टेंस कितना है, डी। अब इसका थिकनेस अगर देखते हो आप, सैंपल का थिकनेस, लेट अस इमेजिन दैट दिस थिकनेस इट इज इक्वल्स टू कैपिटल स्मॉल टी। ओके, सो एरिया इट इज इक्वल्स टू डी इंटू टी हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे करंट डेंसिटी जो भी है, करंट डेंसिटी की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखता हूँ, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू टोटल करंट पासिंग थ्रू अ एरिया। करंट पासिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी। ओके, सो आई की वैल्यू कितना होगा, आई अपॉन ए की वैल्यू कितना होगा, डी इंटू टी। ओके, जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू हमें आई अपॉन डी टी लिखना है। व्हाट इज द आई, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर अपॉन एरिया, लेकिन एरिया को हम लिख चुके हैं, इट इज अ डी इंटू टी। डी इज दिस वन, ओके, विड्थ, एंड टी इज अ थिकनेस। ओके, सो जे की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, और उसके बाद हम ई एच की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ई एच इज इक्वल टू वी एच अपॉन डी। ओके, सो दिस आर एच इज इक्वल टू ई एच की वैल्यू, ई एच की वैल्यू कितना होगा, वी एच अपॉन डी, इट इज वी एच अपॉन डी। अब 1 अपॉन जे की वैल्यू कितना होगा, जे की वैल्यू होगा आई अपॉन डी टी, सो डी टी into B. Okay, so this dt get cancel here. Okay, dt get cancel, so it is equals to VH, final answer VH into T upon IB। ये होगा आपका हॉल कोएफिशिएंट जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। What is the value of Hall coefficient? Okay, Hall coefficient is equals to VH T upon IB। Okay, अब हॉल कोएफिशिएंट एक बार आपको अगर पता चल गया तो आप क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हो उसका डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन आर एच दैट इज द हॉल कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं ऐसा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसको परपेंडिकुलर अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई कर रहे हो ये आपको पता होगा, कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है वो भी आपको पता होगा, कितना इसका थिकनेस है सैंपल का ये भी आपको पता होगा। यानी आपको आप मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई कर रहे हैं ये भी पता है, उसका थिकनेस कितना है सैंपल का वो भी पता है, और कितना करंट उसमें से फ्लो हो रहा है ये भी आपको पता है। यू कैन इजीली मेजर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। ओके, ऑल दिस वैल्यूज। अब मैग्नेटिक फील्ड मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से, यानी एमीटर से हम आई मेजर कर सकते हैं। ओके, सो अब वी एच जो भी है दैट इज अ वोल्टेज डेवलप अक्रॉस दिस टू सरफेसेस दैट कैन आल्सो बी मेजर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। ओके, ये अगर मेजरमेंट इसका होगा तो वी एच पता है, टी पता है, आई पता है, बी पता है। सो सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यूज वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एच, आर सफिक्स एच, विच इज कॉल्ड एज एन हॉल कोएफिशिएंट, विच इज कॉल्ड एज एन हॉल कोएफिशिएंट। ओके, सो यहाँ पे एक बार आपको हॉल कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर मिलता है तो आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल सकता है, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ हॉल कोएफिशिएंट अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो यू कैन से दैट दिस सेमीकंडक्टर इट इज अ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आर एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है तो यू कैन से दैट तो दिस सेमीकंडक्टर इट इज नथिंग बट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ हॉल कोएफिशिएंट या ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट यू आर एबल टू नो what is a which type of semiconductor is that one, whether it is a n type semiconductor, whether it is a p type semiconductor। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि what are the benefit या advantages of this Hall effect। So first benefit is we are able to know the given semiconductor whether it is a p type semiconductor or n type semiconductor। Second जो भी है उसका benefit on the basis of this one we can find out the density of charge carriers। ओके, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आर एच की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एन ई। ओके, 1 अपॉन एन ई, सॉरी 1 अपॉन एन ई इज इक्वल टू यहाँ पे वी एच टी अपॉन आई बी। ओके,
n मुझे चाहिए, सो n इज इक्वल्स टू e इधर जाएगा, ओके, आई बी ऊपर आ जाएगा, सो आई बी अपॉन ई इंटू वी एच टी। ये देखिए ये होगा n. So density of the charge carriers in a given conductor, it is equals to I B upon E V H into T. ये सभी वैल्यूज अगर पता है, you can easily find out the density of charges. अरे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, वो डेंसिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी कैन आल्सो फाइंड आउट द मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। जो भी चार्ज कैरियर्स है, ओके, जो भी कैरियर्स हम जिसको बोले चार्ज कैरियर्स, तो उनकी मोबिलिटी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो दीज आर थ्री एडवांटेजेस। फर्स्ट वन कि गिवन सेमीकंडक्टर जो भी है, एन टाइप है कि पी टाइप है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड वन, आप चार्ज डेंसिटी या कैरियर डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। थर्ड वन, इट इज नथिंग बट द आप मोबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो उन चार्ज कैरियर्स की ऑन द बेसिस ऑफ आर एच। और लास्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट वन, आप इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पता है, उसमें कौन से टाइप का चार्जेस कैरियर्स है, उन चार्ज कैरियर्स के डेंसिटी कितना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन यू कैन इजीली फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। अगर इसका हॉल कोएफिशिएंट पता है, VH पता है, T पता है, I पता है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। बहुत कम, यानी बहुत कम, 1000 टाइम्स कम भी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, इतना माइन्यूट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस हॉल प्रोब जिसको कहते हैं, उस हॉल प्रोब के कारण with the help of Hall probe you can easily find out that small quantity of magnetic field also. So this is all about the magnetic field. Last में हम डिफाइन कर लेते हैं what is a magnetic field. डेफिनेशन में जानबूझ के बाद में ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सभी कंसेप्ट एक बार आपके क्लियर होने के बाद डेफिनेशन लेना उसको थोड़ा मीनिंग रहेगा। ओके, व्हाट इज अ हॉल इफेक्ट? दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, करंट कैरिंग कंडक्टर, it may be the current carrying spaceman, it may be the current carrying semiconductor. okay, current एक semiconductor हम कंसिडर करें, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इसमें से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ओके, सो व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट करंट, जो भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करें एक्सटर्नली, तो वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, when a magnetic field is applied to a current carrying conductor in a direction perpendicular to that current, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में, करंट अलग x एक्सिस है। ओके, दोनों कैसे परपेंडिकुलर है, मैं रिपीट करता हूँ, when a magnetic field is applied to a current carrying conductor in a direction perpendicular to the current, then the voltage developed, automatically voltage developed across the direction, across the voltage develop across the surfaces in a direction, जो भी voltage यहाँ पे develop हो रहा है, it is the voltage is developed in a direction which is perpendicular, यानी voltage कौन से डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है देखिए। ओके, या जो भी फील्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा है देखिए। सो इट इज इन अ वाई डायरेक्शन। हम मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे थे, z, करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, x, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी यहाँ पे डेवलप हो चुका है वो कौन से डायरेक्शन में डेवलप हो चुका है, अलोंग द वाई। सो लास्ट, व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, ओके, थ्रू व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ current carrying conductor in a direction perpendicular to the direction of current flow, then the electric field is set off in a direction which is perpendicular to the magnetic field as well as current, यानी दोनों को वो perpendicular रहेगा। This is a simple definition of Hall effect. Thank you very much. Bye bye.